Welcome to your YouTube channel Prajapati Technical Classes. Today we are going to start the new subject surveying. तो आज हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक नया सब्जेक्ट सर्वे स्टार्ट करेंगे, यानी सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। यदि बात की जाए सर्वेइंग की, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंस आपका सॉइल इंजीनियरिंग रखता है, उतना ही इम्पोर्टेंस अपने आप में सर्वेइंग भी रखता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे सर्वे क्या होता है, इसका यूज क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है। तो बात करेंगे सर्वे की परिभाषा की। तो मान लीजिए आपका कोई अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का डिटेल्ड लोकेशन ही बताना, इस ऑब्जेक्ट का डिटेल्ड लोकेशन ही बताना आपका सर्वे कहलाता है। डिटेल्ड लोकेशन मतलब उसका बियरिंग बताना, उसका एलिवेशन बताना, उसका ओरिएंटेशन बताना, उसका पोजीशन बताना। आज जो भी चीजें हैं उनके बारे में सूचना देना या बताना ही आपका सर्वे कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट का डिटेल लोकेशन किसी मैप पर बताना आपका सर्वे कहलाता है। डिटेल लोकेशन मतलब उसकी बियरिंग क्या है, एलिवेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, इत्यादि के बारे में लोकेशन दिखाना आपका सर्वे कहलाता है। यदि बात की जाए दूसरी परिभाषा की, तो किसी पार्टिकुलर मैप पर किसी पार्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करना ही सर्वे कहलाता है। यानी कोई आपका मैप है, किसी पार्टिकुलर मैप पर किसी पार्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करना ही सर्वे कहलाता है। यदि बात की जाए डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे की परिभाषा की, तो सर्वे सिविल इंजीनियरिंग की, यानी सर्वे छठ सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें भूमि सतह, भूमि के अंदर तथा आकाश में स्थित विभिन्न बिंदुओं एवं आकृतियों की सापेक्ष स्थित उनके बीच की क्षैतिज दूरी तथा कोणीय माप लेकर एक मैप पर संस्थापित की जाती है, उसे हम सर्वे कहते हैं। यदि बात की जाए सर्वे कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप ऑफ सर्वे, तो सर्वे आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका है प्लेन सर्वे, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समतल सर्वेक्षण या साधारण सर्वेक्षण। दूसरा है आपका जियोडेटिक सर्वे। पहला आपका प्लेन सर्वे यानी साधारण सर्वेक्षण या समतल सर्वेक्षण, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे जिसको हिंदी में कहते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। तो बात आती है प्लेन सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे पढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, पैमाना बड़ा होने पर उसे हम लोग प्लान कहते हैं और नक्शे का पैमाना छोटा होने पर उसे हम लोग मैप कहते हैं। यानी यदि नक्शे का पैमाना बड़ा है यानी स्केल बड़ा है तो उसे हम लोग प्लान कहेंगे, और यदि नक्शे का पैमाना छोटा है तो उसे हम लोग मैप कहेंगे। तो आइए देखते हैं प्लेन सर्वे क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन नहीं है। यदि सिविल इंजीनियरिंग भाषा में बात की जाए तो अर्थ का सरफेस आपका ऑबलेट आकार का है। कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि अर्थ का सरफेस कैसा है, तो आपका ऑबलेट आकार का है। तो मान लीजिए कि अर्थ सरफेस पर कोई दो ऑब्जेक्ट आपके नजदीक हैं, या आपके कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट जो दो ऑब्जेक्ट है बहुत पास हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच जो कर्वेचर है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी जब दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं या दो बिंदु पास होते हैं, उनके बीच जो वक्रता या कर्वेचर होता है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, इसे हम प्लेन सर्वे कहते हैं। यानी प्लेन सर्वे में यदि बात की जाए प्लेन सर्वे की, तो जब दो बिंदु पास होते हैं, नजदीक होते हैं, तो उनके बीच के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसे हम प्लेन सर्वे कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत आपका जियोडेटिक सर्वे है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना होकर आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जो इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी है वो ज्यादा है। इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच जो कर्वेचर है उसको मेजर किया जाता है, यानी कंसीडर किया जाता है। यानी जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जब दो पॉइंट या जब दो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं तो उनके बीच के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, इसे हम लोग जियोडेटिक या भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्लम्ब बॉब लाइन की। प्लम्ब बॉब लाइन क्या होता है। सबसे पहले बात आती है प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब की हिंदी होती है आपकी साहुल। आप लोग मैसन को मेजरनी करते हुए देखे होंगे, यानी मिस्त्री को चिनाई करते हुए देखे होंगे।
तो जो मिस्त्री के पास लट्टू के आकार का एक औजार होता है उसे ही हम लोग साहुल कहते हैं यानी प्लम्बार कहते हैं। उस साहुल में एक डोरी लगी होती है। जब वह मेजरनी करता है यानी चिनाई करता है तो बार बार वह दीवार की यानी चिनाई की सिधाई को चेक करता रहता है। यानी सिधाई को चेक करने के लिए प्लम्ब बाब का प्रयोग किया जाता है। प्लम्ब बाब आपका लट्टू के आकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया कि लट्टू के आकार का होता है। उसके बीच में एक डोरी लगी हुई होती है। तो प्लम्ब बाब के सेंटर से जाती हुई जो लाइन होती है उसे ही हम लोग प्लम्ब बाब लाइन कहते हैं। तो प्लम्ब बाब लाइन किसे कहते हैं? प्लम्ब बाब के सेंटर से जाती हुई लाइन ही प्लम्ब बाब लाइन कहलाती है। इसके बाद बात आता है थोड़ी सी जानकारी और ले लें। यदि प्लेन सर्वे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्लेन सर्वे में जो ऑब्जेक्ट या बिंदु होते हैं वो पास पास होते हैं। यदि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, यदि यहाँ पर हम लोग प्लम्ब बाब को रखें तो प्लम्ब बाब के सेंटर से जाती हुई लाइन आपकी प्लम्ब बाब लाइन होगी। इस प्लम्ब बाब के सेंटर से जाती हुई लाइन प्लम्ब बाब लाइन आपकी ये होगी। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा जो दो बिंदुओं पर प्लम्ब बाब रखा गया है, इसके सेंटर से जाती हुई जो लाइन है प्लम्ब बाब लाइन है, यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यानी प्लेन सर्वे के केस में जो प्लम्ब बाब लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। यदि बात की जाए जियोडेटिक सर्वे की तो आपका मैंने बताया था कि जियोडेटिक सर्वे में जो आपका बिंदु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। तो ये एक आपका बिंदु ए है, एक बिंदु आपका ए है। तो यहाँ पर जब प्लम्ब बाब रखेंगे तो प्लम्ब बाब के सेंटर से जाती हुई लाइन आपकी ए होगी, और यहाँ पर जब प्लम्ब बाब को रखेंगे तो इसके सेंटर से जाती हुई लाइन ए होगी। ये दोनों लाइन आपको एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर कटती हुई यानी इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इस बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। इस बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जियोडेटिक सर्वे के केस में जो प्लम्ब बाब लाइन होती है एक बिंदु पर, जिस बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ, यानी जियोडेटिक सर्वे के केस में प्लम्ब बाब लाइन एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जियोडेटिक सर्वे के केस में प्लम्ब बाब लाइन एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पहला था आपका प्लेन सर्वे के केस में जो प्लम्ब बाब लाइन होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जियोडेटिक सर्वे यानी भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के केस में जो प्लम्ब बाब लाइन होती है एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसके बाद बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे यानी सर्वे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, यदि बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में यानी सर्वे का वर्गीकरण कैसे किया गया है तो भिन्न भिन्न आधार पर सर्वे को वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका है कि वक्रता के आधार पर सर्वे का वर्गीकरण, वक्रता के आधार पर सर्वे को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने बताया था, पहला प्लेन सर्वे यानी साधारण सर्वेक्षण, दूसरा बताया था जियोडेटिक सर्वे यानी भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। तो वक्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है सर्वे को, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। और क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर देखा जाए यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर सर्वे को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका लैंड सर्वे, दूसरा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न आधार पर सर्वे को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है लैंड सर्वे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, लैंड मतलब भूमि होती है, यानी जिस सर्वे में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है उसे हम लोग लैंड सर्वे कहते हैं। दूसरा आपका है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक, जैसा कि हाइड्रो मीन्स होता है जल, तो जल से संबंधित स्ट्रक्चर का जिस सर्वेक्षण में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। तीसरा है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जिस सर्वे में इस सर्वे में आपका हेवनली बॉडीज का अध्ययन किया जाता है, यानी हेवनली बॉडीज के बारे में हेवनली बॉडीज के लोकेशन के बारे में पता किया जाता है। तो हेवनली बॉडीज का मतलब आकाशीय ग्रहों, तारों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। चौथा है आपका, पहला आपका लैंड सर्वे, दूसरा हाइड्रोग्राफिक, तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल, चौथा है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल मीन्स
भूकर सर्वेक्षण यानी संपत्ति रेखा की लाइन निर्धारित करने में यानी संपत्ति रेखा को निर्धारित करने में, खेतों की सीमाएं निर्धारित करने में इस सर्वे का यूज किया जाता है। और लास्ट है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे यानी स्थलाकृतिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो इस सर्वेक्षण में हम लोग प्राकृतिक भूमि किसी पार्टिकुलर एरिया में स्थित प्राकृतिक एवं कृत्रिम आकृतियों जैसे झील, नदी, तालाब आदि के जो स्थिति या पोजीशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी आदि के पोजीशन को दर्शाया जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे में। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में पहला था लैंड सर्वे यानी भूमि का सर्वेक्षण लैंड सर्वे में किया जाता है। हाइड्रोग्राफिक यानी जल संबंधी स्ट्रक्चर का सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफिक सर्वे में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यानी आकाशीय ग्रहों यानी हेवनली बॉडीज आकाशीय ग्रहों, सूर्य, तारों आदि का सर्वेक्षण एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में किया जाता है। कैडस्ट्रल मीन्स भूकर सर्वेक्षण में संपत्ति रेखा को निर्धारित करने, खेतों की सीमाएं निर्धारित करने आदि के बारे में अध्ययन कैडस्ट्रल सर्वे में किया जाता है। और टोपोग्राफिकल सर्वे यानी स्थलाकृतिक सर्वेक्षण यानी भूमि किसी पार्टिकुलर एरिया में स्थित जो प्राकृतिक और कृत्रिम आकृतियां हैं जैसे झील, नदी, तालाब आदि का सर्वे यानी आदि की स्थिति को निर्धारित आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में किया जाता है। इसके बाद बात आती है स्केल के बारे में। क्या होता है स्केल? स्केल की हिंदी आप सभी लोग जानते होंगे, पैमाना। तो स्केल आपका सूत्र होता है डिस्टेंस, मैप पर डिस्टेंस बटे लाइन पर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है मैप अपॉन डिस्टेंस एट अर्थ और लैंड। मैप पर डिस्टेंस बटे अर्थ पर डिस्टेंस आपका स्केल होता है। तो बात करें स्केल, तो स्केल हमें यह बताता है कि किस रेशियो में हमने स्केल हमें यह बताता है कि किस रेशियो में हमने तो स्केल हमें यह बताता है कि किस रेशियो में हमने अपनी प्लॉटेड चीज को ओरिजिनल चीज के रिस्पेक्ट में छोटा किया है। मान लीजिए कोई अर्थ सरफेस पर मैंने सर्वेक्षण किया, अर्थ सरफेस पर उसका जो एरिया है आपका डिस्टेंस है आपका 10 मीटर है, अर्थ सरफेस पर उसका डिस्टेंस 10 मीटर है। और मैंने एक मैप बनाया यानी प्लान बनाया, उस पर डिस्टेंस मैंने 2 सेंटीमीटर में दर्शाया। तो डिस्टेंस एट मैप कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एट लैंड या ग्राउंड आपका 10 मीटर है। तो स्केल आपका क्या आएगा? क्योंकि स्केल बराबर है डिस्टेंस एट मैप अपॉन डिस्टेंस एट लैंड। डिस्टेंस एट मैप आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डिस्टेंस एट लैंड आपका 10 मीटर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया आता है तो आपका जो यूनिट होता है वो 1 होनी चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटे हो जाएगा आपका 100। तो आपका स्केल निकल कर आया 2 बटे 1000। तो स्केल हमें यह बताता है कि मैंने अपनी प्लॉटेड चीज को ओरिजिनल चीज के रिस्पेक्ट में कितना छोटा किया हुआ है। तो आपका मान लीजिए कोई सर्वे किया, उसका एरिया ग्राउंड पर 10 मीटर है, डिस्टेंस 10 मीटर है और मैंने एक मैप बनाया, उस पर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस एट मैप इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस एट लैंड इक्वल टू 10 मीटर। तो स्केल आपका हो जाएगा 2/1000। तो इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। इसका हिंदी में नाम है प्रतिनिधि फ्रिक्शन यानी प्रतिनिधि भिन्न। इसको जो स्केल इस रूप में, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन या प्रतिनिधि भिन्न। नोट पॉइंट एक ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा स्केल उतना ही बड़ा होगा। मोर रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन मोर रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन देन लार्ज स्केल, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जितना बड़ा होगा स्केल उतना ही आपका बड़ा होगा। तो जो इसके बाद हम लोग इसके जो कुछ न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन दिया हुआ है, जब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 20 मीटर का 10 मीटर का प्रतिनिधित्व करता है, तो पैमाने का प्रतिनिधि फ्रैक्शन क्या है? तो चूंकि मैंने बताया था प्रतिनिधि फ्रिक्शन को, प्रतिनिधि भिन्न को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है आपका डिस्टेंस एट मैप अपॉन डिस्टेंस एट ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पर डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 मीटर दिया हुआ है, और जो मैप पर डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 1/10 मीटर। क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 × 100 सेंटीमीटर। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आएगा 1/1000, यानी प्रतिनिधि भिन्न आपका आ जाएगा 1/1000। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2012 में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र A का स्केल दिया हुआ है, मैप A का स्केल आपका दिया हुआ है 1:1000, और मैप B का स्केल दिया हुआ है 1:2000। तो जो मैंने लिखा है 1:1000, 1:2000, इन दोनों में आपका बड़ा कौन सा होगा? 1:1000 बड़ा होगा। अब ये भी हमको नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सा आपका बड़ा होगा, आप लोग इतना जानते ही होंगे कौन सा बड़ा होगा। तो इन दोनों में आपका 1:1000 बड़ा होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि मानचित्र A का स्केल दिया हुआ है, B का स्केल दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जिसका बड़ा होगा स्केल उसका ही उतना बड़ा होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आपका इसका बड़ा है, यानी मैप A का बड़ा हुआ है। मैप A का रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन बड़ा होने के कारण इसका जो स्केल है स्केल भी बड़ा होगा, यानी A का स्केल बड़ा होगा। तो क्वेश्चन आपका SSC JEE 2009 में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।